2014 में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की एक असफल कोशिश ने पृथ्वी को एक नई बर्फीली युग में धकेल दिया। कुछ बचे हुए इंसान अब स्नोपियर्सर नामक एक विशाल ट्रेन में रहते हैं, जिसे रहस्यमयी विल्फोर्ड ने डिजाइन किया है और यह एक सतत गति इंजन से संचालित होती है। यह ट्रेन लगातार बर्फ से ढकी पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। ट्रेन के भीतर एक कठोर वर्ग व्यवस्था बनी हुई है। धनी लोग सामने की डिब्बों में विलासिता में रहते हैं, जबकि गरीब लोग पीछे के डिब्बों में कष्ट झेलते हैं। 17 साल बाद पिछले हिस्से के निवासी गार्ड्स द्वारा दिए गए प्रोटीन ब्लॉकों पर जीवित हैं। कर्टिस एक शांत लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति विद्रोह की योजना बना रहा है। वह गिलियम से सलाह लेता है, जो पिछले हिस्से के यात्रियों में प्रभावशाली है। एक प्रोटीन ब्लॉक में छिपा संदेश उसे मिलता है, जिसमें लिखा होता है नाम, एक सुरक्षा विशेषज्ञ का नाम जो सामने के डिब्बे में कैद है। हालात तब बिगड़ते हैं जब विल्फोर्ड की सहायक क्लॉड बच्चों की जांच करती है और टिमी और एंडी को जबरदस्ती ले जाती है। एंड्रयू विरोध करता है, तो उसकी जमी हुई बाह को हथौड़े से तोड़कर उसे सजा दी जाती है। मंत्री मेसन आकर विल्फोर्ड का आदेश सुनाती है और पिछले हिस्से को नियम मानने की चेतावनी देती है। कर्टिस विद्रोह की तैयारी जारी रखता है। उसे शक होता है कि गार्ड्स की बंदूकें खाली हैं और वह इसे सिद्ध कर देता है। विद्रोही हमला शुरू करते हैं और एक बनाए गए बैटरिंग रैम से डिब्बों को पार करते हैं। कर्टिस एडगर, टान्या और अन्य नामगुम मिन्सू नाम और उसकी बेटी योना को बचाते हैं, जो दोनों क्रोनोल नामक नशे की लत में हैं। नाम हर दरवाजा खोलने के लिए क्रोनोल की मांग करता है। आगे बढ़ते हुए वे चौंकाने वाले सच से रूबरू होते हैं। प्रोटीन ब्लॉक तिलचट्टों से बने होते हैं और पॉल, जो कभी उनके साथ था, मानसिक रूप से टूट चुका है और अब फैक्ट्री में काम कर रहा है। उन्हें यह भी पता चलता है कि पानी की आपूर्ति पर नियंत्रण उन्हें लाभ दे सकता है, लेकिन योना की चेतावनी के बावजूद एक दरवाजा खोलने पर उन पर कुल्हाड़ी लिए नकाबपोश लोग हमला कर देते हैं। भीषण लड़ाई होती है, जिसे नए साल की घोषणा के अलावा कुछ नहीं रोकता। अंधेरे टनल में गार्ड्स नाइट विजन से विद्रोहियों को मारने लगते हैं, जब तक कि चांद मशाल जलाकर परिस्थिति को बदल नहीं देता। कर्टिस अपने मित्र एडगर की बलि देकर मेसन को पकड़ लेता है, जिससे दुश्मन आत्मसमर्पण करते हैं। मेसन को बंदी बनाकर वे आगे बढ़ते हैं। वे एक ग्रीन हाउस, एक्वेरियम और एक कक्षा से गुजरते हैं, जहां बच्चों को विल्फोर्ड की विचारधारा सिखाई जाती है। एक उत्सव के दौरान अंडे वितरित किए जाते हैं, लेकिन उनमें छिपा संदेश होता है। रक्त गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एंड्रयू और गिलियम मारे जाते हैं। कर्टिस बदले में मेसन को मार देता है। कर्टिस, नाम, योना और अन्य लोग आगे बढ़ते हैं और विल्फोर्ड के प्रमुख सेनापति फ्रैंको से भयंकर लड़ाई करते हैं। लड़ाई के बाद फ्रैंको मारा जाता है, लेकिन टान्या और ग्रे भी शहीद हो जाते हैं। वे देखते हैं कि अमीर लोग भोजन, सौंदर्य उपचार और नशे में डूबे हुए हैं। इंजन रूम के पास पहुंचकर नाम बताता है कि वह क्रोनोल इकट्ठा कर बम बना रहा था ताकि ट्रेन से भागा जा सके। उसका मानना है कि बर्फ पिघल रही है और बाहर जीना संभव है। कर्टिस विल्फोर्ड का सामना करता है, जो बताता है कि पिछले विद्रोह गिलियम के साथ मिलकर आबादी को नियंत्रित करने के लिए रचे गए थे। विल्फोर्ड कर्टिस को ट्रेन की अगुवाई की पेशकश करता है। उसी समय योना इंजन के अंदर टिमी को देखती है, जिसे पुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्टिस भयभीत होकर विल्फोर्ड पर हमला करता है और अपनी बाह बलिदान करके इंजन को रोकता है और टिमी को आजाद करता है।
बाहर नाम दरवाजे पर बम रखता है और योना टिमी के साथ भाग निकलती है। जैसे ही बम फटता है, विस्फोट ट्रेन को पटरी से उतार देता है और एक विशाल हिमस्खलन से अधिकांश यात्री मारे जाते हैं। मलबे में योना और टिमी फर वाले कपड़ों में बाहर आते हैं। वे ठंडी बर्फ पर कदम रखते हैं और एक ध्रुवीय भालू को देखते हैं, जो इस बात का संकेत है कि बाहर जीवन बचा हुआ है। उनकी यात्रा एक नए आरंभ की आशा का प्रतीक है, जो ट्रेन की क्रूर व्यवस्था से स्वतंत्र है।